भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। एक पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति भी की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी, सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस विशाल देश है, उत्तरी गोलार्ध में है। मुख्य भाग 8,4 से 37,6 उत्तरी अक्षांश, 68.7 पूर्व से 93.25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। इसमें लेकिन याद रखना, ये तो मुख्य भूमि का इन्होंने बताया है, लेकिन कुल भूमि का विस्तार कितना है? 6.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, कुल भूमि का। ओके, ठीक बच्चा, ठीक भाई। जी अरे सर। हाँ, नहीं इसको करो भाई। जी सर। चलो, ठीक है। 23.5 मतलब कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में क्या है? मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार है, बंगाल की खाड़ी में, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अपने एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करना है। आकार की बात करें, इसका कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख है ना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत क्षेत्रफल। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये पेपर में पूछा गया है कई बार। और 7वां सबसे बड़ा देश भी है। इससे पहले के जो 6 सबसे बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो यूएसएसआर है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है ना। 15,200 किलोमीटर इसका इसकी स्थलीय सीमा है। और समुद्र तट अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप के साथ 7516 किलोमीटर है। वैसे अगर देखें मुख्य भूमि की, ये तो कुल भूमि का इन्होंने बताया है, लेकिन मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करें तो उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, है ना। बात समझ में आ रही है? जी सर। यस सर। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। उत्तर पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, उत्तर पूर्वी सीमा पर भी नवीन पर्वत श्रृंखला है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। दक्षिण का भूभाग की बात हो रही है, उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता चला गया है। मतलब ऐसा देखने में लगता है कि भारतीय जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये हिंद महासागर में घुसता जा रहा है। भारतीय प्रायद्वीप में घुसता जा रहा है, ऐसा नजर आता है। अच्छा, ये जो इन्होंने बोला है नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण, जैसे हम भारत के प्राकृतिक विभागों की बात करते हैं तो भारत के प्राकृतिक विभागों में जो हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करते हैं उसको 2 भागों में बांटते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र मतलब पठारी क्षेत्र की बात करते हैं। एक है मध्य उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि की जब हम बात करते हैं तो नर्मदा नदी के उत्तर में है, जो मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, ये सब देखने को मिलते हैं हमको। ये सब कौन है? मध्य उच्च भूमि के भाग हैं। लेकिन नर्मदा के दक्षिण वाले जो भाग हैं वो कौन से हैं? दक्कन के पठार वाले भाग हैं। दक्कन के जो पठार वाले भाग हैं भाई, ये भारत के सबसे स्थिर भूभागों में से एक हैं। भारत के सबसे स्थिर भूभागों में से एक हैं ये, आपको इतना पता होना चाहिए। त्रिभुजाकार आकृति है, इनके 2 हाथ हैं, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, है ना। यही है जिसमें पूर्वी भाग को 2 भागों में बांटा जाता है, 2 उपभागों में, और पश्चिमी घाट को 3 उप विभागों में बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसके पश्चिम में है अरब सागर। किसके पश्चिम में है? किसके पश्चिम में है ये है आपके दक्षिण भूभाग के या प्रायद्वीपीय क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल खाड़ी।
अक्षांश देशांतर का विस्तार लगभग 30 है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का ही है। ठीक है, नहीं समझे? बोल दो भैया, नहीं समझ में आया। समझ गए? ठीक है ना? अक्षांश यहाँ से यहाँ तक लगभग 30 डिग्री हुआ, या यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर देशांतरीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक भी 30 डिग्री का हो गया। यही बात यहाँ पे है। ठीक है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ये भी स्टेटमेंट आया हुआ है पेपर में। हमने बताया था ना आप लोगों को, जी सर बता। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार एक समान मतलब लगभग 30 डिग्री होने के बावजूद भी इनके उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई में अंतर है। तो अंतर का कारण क्या है भाई? अंतर का कारण है देशांतरीय देशांतर रेखाओं का, दो देशांतर रेखाओं के बीच में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने जाते समय बीच की दूरी कम होती चली जाती है। यही कारण है। जबकि उत्तर से दक्षिण, चाहे विषुवत रेखा से चाहे उत्तर की तरफ जाए चाहे दक्षिण की तरफ जाए, अक्षांश रेखाओं की, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। ठीक है ना? इस वजह से ऐसा है। तो पूर्व पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम है। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। गुजरात से अरुणाचल गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ये भी आया हुआ है पेपर में, ये भी आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट में आए हैं। अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना जाता है। ठीक है ना? जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। हमने पहले आपको बता रखा है, मानक याम्योत्तर अगर किसी देश का निर्धारित किया जाता है तो उसके कुछ मानदंड होते हैं। ठीक है, वो मानदंड हम आपको पहले भी बता रखे हैं। ठीक है, यहाँ कुछ स्पेशल नहीं बताएंगे। ठीक भाई, जो कि उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर भी एक आएगा, आ सकता होता। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का जो प्रभाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का जो प्रभाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर पड़ता है, दिन और रात पर पड़ता है अक्षांश का प्रभाव। भारत और विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के कहाँ पे है? पूर्व और पश्चिम के मध्य में है। याद रखना, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ये भी आपको पता होना चाहिए। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश, हिंद महासागर के पश्चिम में यूरोपीय देश है, पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर एक है जो भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। और क्यों ऐसा करता है? क्योंकि इधर देखेंगे तो पूर्वी एशियाई देश को जोड़ता है किससे? पश्चिम में यूरोपीय देशों को, है ना? ध्यान रखने से। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ। दक्षिण का जो पठार है, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में कैसा फैला हुआ है? शीर्षवत फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि हिंद महासागर भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, उसके कारण क्या है? उसके एक कारण में तो आप ये बता सकते हैं, उसके अलावा ये भी बता सकते हैं। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षोत फैला हुआ है, जो कि पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। ये भी क्या है? एक इसका स्टेटमेंट होगा, इसको पूरा करेगा। ठीक है ना? इस प्रश्न को पूरा करेगा। ठीक है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत किसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण
एक महासागर का नाम इसी के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है। अच्छा, कन्याकुमारी कश्मीर के में दिन रात में कौन सा अंतर होगा? कितना अंतर होगा? ये देख लेना, फिर बताना हमें। ठीक है। जी सर। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा, हाँ बोलिए ना। चलिए, ठीक है। उस समय जो संबंध हमारा था, उस समय जो संबंध था समुद्री जलमार्ग नहीं, भूभागों से हुआ करता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके हैं। ठीक है। मसाले, मलमल आदि कपड़े, व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते हैं, जिसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनार, गुंबद का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में भी देखा गया है। क्यों ये सब कैसे हुआ है? जो ये विदेशी लोग आए हैं दर्रों को पार करते हुए, ठीक है ना। जी कि सर। जो पर्वतों में दर्रे देखे गए हैं, उन्हीं के माध्यम से ये सारी चीज़ें संभव हुई हैं। व्यापार भी फला फूला, संस्कृति भी हमारी फली फूली है ना, सांस्कृतिक मेल मिलाप भी हुए हमारे, उनकी बातचीत के तौर तरीके भी हमको पता चले, उनके स्थापत्य कला को भी हमने सीखा। ठीक है ना। भारत के पड़ोसी देश। दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस समय भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य हैं। और 28 राज्य, 8 केंद्र हाँ, प्रशासित। 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ठीक है, याद रखना। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों हैं। उत्तर में चीन है, नेपाल और भूटान के साथ है। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। ठीक है। दक्षिण में दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र हैं। दो समूह कौन से हैं? दो समूह राष्ट्र कौन से हैं? द्वीप। अच्छा, एक चीज और देखना, हाँ। स्कूल भुवन एक पोर्टल है, स्कूल भुवन है कुछ, वो एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। क्या है? स्कूल भुवन पोर्टल है। ठीक है ना। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी इसरो की एक पहल है, ये आपको याद रखना है। एनआरएससी भुवन एनआरएससी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं इसके माध्यम से जाकर। ठीक है। इसमें प्रश्न भी देख सकते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कौन सा राज्य से नहीं गुजर रही होगी यहाँ पे? त्रिपुरा। त्रिपुरा से। त्रिपुरा से नहीं गुजरेगी। ठीक है। तो इसका उत्तर है उड़ीसा। जी भारत सर। का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 9725 है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं हाँ। किस देश को छूती हैं? उत्तराखंड, उत्तर हाँ, प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसकी सीमाएं नेपाल को टच कर रही हैं, है ना। नेपाल। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? कवरत्ती लक्षद्वीप में जाएंगे, तब हमको मिलेगा, है ना। ऐसे देश के निवासी मेरे मित्र हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वो कौन सा देश है? तो ताजिकिस्तान हो जाएगा। तजाकिस्तान। ताजिकिस्तान। ठीक है। क्या हो तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। भारत का भौतिक स्वरूप, दूसरा चैप्टर देखेंगे।
जैसा कि आप जानते हैं, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, है ना। भारत के 6 भौतिक विभाग हैं। क्या क्या नाम है? उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, है ना, पठारी क्षेत्र, तटीय भूमि, द्वीपीय क्षेत्र, है ना, यही सब है। हाँ सर यही है। ठीक है। यस सर। भारत सर एक की बार लिखा भूमि भी है क्या? 6 भौतिक। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग। भूगर्भीय तौर पर देखा जाए तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कैसा है भाई? पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग माना जाता है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग, जैसे हमने पहले भी चैप्टर में बता दिया था, परंतु हाल के भूकंपों ने ये गलत साबित कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय पर्वत कैसा है? भूगर्भ वैज्ञानिक बताते हैं अस्थिर है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। और भारत के उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? हिमालय नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। ठीक है ना। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण इन्हीं से हुआ है, हिमालय नदियों से, है ना, जिसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां यहाँ पर पाई जाती हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना हुआ, कम ऊंची पहाड़ियां और चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। इसमें देख सकते हैं ये जैसे पूछा भी गया, देखिए काराकोरम है ना, लद्दाख है, जास्कर है ना, इस तरीके से ये इनके बारे में पूछा भी गया है। जैसे उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? यहाँ पे देखिए काराकोरम दर्रा भी है। किसको किससे मिला रहा होगा काराकोरम दर्रा? ये आप यहाँ देख सकते हैं। असील दर्रा भी यहाँ पे है। राकापोसी ये रहा आपका काराकोरम क्षेत्र में देखने को मिले। केटू गार्डविन आस्टिन इधर ही है। और बाकी ये हिमालय है। शिवालिक श्रेणी आप देख सकते हैं। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब इधर। नंदा देवी भी है। गुरलामान धाता नेपाल में पड़ता है, आपको ये देख लेना, ये यहाँ पे है। तो फिर ये सांगपो नदी है, देखिए यहाँ से निकल रही, मानसरोवर से निकलती है सब। नामचा बरवा कहाँ पे है? ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है, तो नामचा बरवा आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक भाई। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के क्षेत्र में। पिछला सुलेमान श्रेणी आप यहाँ देख सकते हैं। हिंदू कुश आपका ये मिल जाएगा। पामीर की ग्रंथि कहाँ पे है? बिल्कुल सर के ऊपर है। कुल्लू श्रेणी इधर है। ठीक है, चलिए मुख्य भौगोलिक वितरण 6 भाग हैं इसके। हिमालय सर ये पर्वत राका की पोसी बात है। करेंगे। हिमालय पर्वत की बात करेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। पश्चिम पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व में फैली हुई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ठीक है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी है। एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। सबसे ऊंची है लेकिन अत्यधिक असम अवरोध है इसमें। 2400 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं ये। 2400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसकी चौड़ाई देखेंगे तो 150 से 400 किलोमीटर। कश्मीर में 400 किलोमीटर लगभग इसकी चौड़ाई है। अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता भी पाई जाती है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं। देशांतरीय विस्तार के आधार पर, याद रखना, देशांतरीय विस्तार के आधार पर हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं।
इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला जो है उसको महान आंतरिक हिमालय बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हिमाद्री भी। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला, हिमालय की सबसे अधिक सतत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमाद्री है। 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है। यहाँ पे सर्वाधिक ऊंचे शिखर भी पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर देखने को मिलेंगे, जैसे अब माउंट एवरेस्ट भी है, कंचनजंगा, मकालू है, धौलागिरी। इनकी लंबाई ये भी पूछा गया है पेपर में, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा भारत में, नेपाल में मकालू, धौलागिरी भी नेपाल में पड़ता है, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। फिर यहाँ पे नंगा सर और पर्वत, सम अवरोध का मतलब क्या? ठीक है, नंगा पर्वत नेपाल भारत पड़ता है, अन्नपूर्णा पड़ता है नेपाल में, नंदा देवी भारत में, फिर कामेट नामचा बरुआ भी भारत में ही है, गोल्ला मानधाता कहाँ है? नेपाल में। महान हिमालय के वलय, की प्रकृति असममित है, ये ध्यान रखना। हिमालय के इस भाग का क्रोड कैसा है? ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह भी होता है, ठीक है ना। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। ये हिमाद्री के दक्षिण में जो श्रृंखला है वो सबसे अधिक असम है। हिमाचल या निम्न हिमालय इसको बोलते हैं, हिमाचल हिमालय बोलते हैं, या निम्न हिमालय बोलते हैं, या फिर लघु हिमालय बोलते हैं, ठीक है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण कैसे हुआ है? अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से इनका निर्माण हुआ है। इनकी ऊंचाई देखें 3700 मीटर से 4500 के बीच में है। चौड़ाई देखेंगे औसतन 50 किलोमीटर की है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी, सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला, धौलाधार महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। पीर पंजाल सबसे लंबी है, सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, धौलाधार महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी भी देखी जा सकती है और हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू की घाटियां भी देख सकते हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। जो निम्न हिमालय है या जो लघु हिमालय है या जो हिमाचल हिमालय है, ये किस लिए जाना जाता है? अपने पहाड़ी नगरों के लिए। इसमें घाटियां भी देखने को मिलेंगी, कश्मीर घाटी जैसे क्षेत्र देखने को मिल जाएंगे, कुल्लू कांगड़ा जैसे क्षेत्र भी हमको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक को बोलते हैं बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय को ही बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। ये श्रृंखलाएं कैसी हैं? उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई। ये श्रृंखलाएं कैसी हैं? मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई हैं। ये घाटियां बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। कैसी घाटियां? बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को क्या बोलते हैं? निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो लंबवत घाटियां उनको बोलते हैं दून। दून में जैसे देहरादून नाम है, कोटली दून नाम है, पाटली दून नाम है। ये पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। दून क्षेत्र क्या है? तो ये निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए अरावली श्रेणी यहाँ पे है ना। मालवा का पठार यहाँ है, ये है विंध्य श्रेणी, ये सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ी ये है। दक्कन पठार इधर है, ठीक है। ये पूर्वी घाट है, उत्तरी सरकार और कोरमंडल तट है यहाँ पे। ये पश्चिमी घाट है आपका कोंकण इधर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बात समझे, इनके नाम उत्तर से दक्षिण में सजाने के लिए आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। अरावली सबसे उत्तर में, फिर मालवा पठार, विंध्य श्रृंखला, सतपुड़ा, फिर महादेव आएगा इसमें, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। नीलगिरी पहाड़ी, अनामलाई, अनाईमुडी, कार्डामम, ये भी देख लेना उत्तर से दक्षिण। नीलगिरी, अन्नामलाई। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। पूर्व से पश्चिम
सॉरी पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी बांटा जाता है। हमने पढ़ा है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, है ना? इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है? नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर। जैसे सतलज और सिंधु के बीच में कौन सा है? पंजाब हिमालय है। सतलज और सिंध के बीच में पंजाब हिमालय है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। जाहिर सी बात है ये कश्मीर क्षेत्र में भी पड़ता होगा, हिमाचल क्षेत्र में भी पड़ता हो, पंजाब क्षेत्र में तो पड़ता ही है, क्योंकि सिंध कहाँ से कहाँ तक है? सिंध से सतलज के बीच में है ना? हिमाचल प्रदेश नहीं पड़ेगा भाई। तो इसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। सतलुज और काली नदी के बीच में कौन सा है? तो कुमाऊं हिमालय सबसे छोटा है। पश्चिम से पूर्व वाले पार्ट के रूप में देखा जाएगा तो कुमाऊं हिमालय सबसे छोटा है लंबाई। काली और तिस्ता के बीच में देखेंगे तो नेपाल हिमालय मिलेगा। तिस्ता तथा दिहांग या ब्रह्मपुत्र के बीच में देखा जाए तो ये आसाम हिमालय है, ये सबसे लंबा है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सी ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। आपको याद रखना यहाँ पर दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। जहाँ से दिहांग नदी भारत में प्रवेश करती है, यहीं से हिमालय टूटकर ऐसे लटक भी जाता है ना? पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ जो हैं वो हिमालय का ही भाग हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। इन्हें पूर्वांचल पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानती है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल हैं उनसे बने हुए पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ या पूर्वी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये किससे बनी हुई हैं? मजबूत बलुआ पत्थर से बनी हुई है, ठीक है ना? अवसादी शैलों से बनी हुई है। याद रखना ये घने जंगलों से ढकी हुई हैं। अधिकतर मतलब ज़्यादातर समानांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। ज़्यादातर, सब की सब नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी हैं। पूर्वांचल में क्या क्या है? पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर, चेन, लुसाई, पटकाई बूम, यही ये सब पूर्वोत्तर पहाड़ियों के ही हिस्से, पहाड़ी पर्वत श्रृंखला के ही अंग हैं, ठीक है। उत्तरी मैदान की बात करें, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों से बना है। ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन, ठीक है, बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार कितना है? तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा भी है, ठीक है, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा भी है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण है। पर्याप्त पानी की उपलब्धता यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी और अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ पर कृषि अच्छी खासी स्थिति में होती है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, जलोढ़ मिट्टी की जो गहराई है वो करीब 3000 मीटर है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी की जो गहराई है वो 3000 मीटर के लगभग है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। जब नदियां अपने निचले भागों में पहुंचती हैं तो वहां पे उनके ढाल कम हो जाते हैं और ढाल कम होने के कारण नदी की गति धीमी हो जाती है। गति धीमी होने के कारण क्या होता है? ये अपने साथ बहुत बड़ी भारी भरकम मात्रा में अवसाद लेकर चलती हैं, तो क्या करती हैं? बाढ़ का कारण बनने लगती हैं। तो वो क्या करती है? अपने अवसादों का निक्षेप करने लगती हैं, ठीक है, निक्षेप करती हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ती, जिसके परिणामस्वरूप नदीय द्वीपों का भी निर्माण होता है इन्हीं में। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में भी बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को बोलते हैं वितरिकाएं। गाद के जमा होने से बहुत सी धाराओं में नदी का बंटना क्या कहलाता है?
भी तरीका कहलाता है। दोआब क्या होता है ये देख लेना। दो नदियों के बीच का भाग होता है, दो शब्द से मिलकर बना, दो और आब मतलब पानी। ठीक है, मतलब पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज, पंज मतलब पांच, आब मतलब पानी। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में भी बांटा जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान बोलते हैं। उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग है उसको पंजाब का मैदान कहते हैं। सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा ये बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बड़ा भाग इसका, जो पंजाब का मैदान है इसका बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ पे मिलेगा आपको? पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा। सिंध इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज, ये हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या भी बहुत अधिक है। मतलब पंजाब वाले मैदान के क्षेत्र में दोआब की संख्या बहुत अधिक देखने को मिलती है। ठीक है ना? उसका सब पूरा गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तिस्ता नदियों के बीच में है। घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच में है। ये उत्तरी भारत के राज्य कौन से? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। जो गंगा का मेन मैदान है ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये आपको राज्य पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ मिलेगा? खास तौर पे आसाम में मिलेगा। ठीक है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। ये सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को चार भागों में बांटा जाता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को चार भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से वो चार भाग हैं भाई? नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटका का निक्षेपण करती हैं, इसको बोलते हैं भाबर। ये हो गया भाबर। भाबर कहाँ है? पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है भाबर। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में क्या होती हैं? सभी नदियां क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में जब देखेंगे सरिताएं और नदियां फिर से निकल आती हैं, नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, इसको बोलते हैं तराई। ठीक है। ये वन्य प्राणियों, जो तराई क्षेत्र है वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन जंगलों को काटा जा चुका है। बंटवारे के बाद जो शरणार्थी आए थे उनको यहाँ पे बसाया गया, कृषि भूमि उपलब्ध कराई गई, जिसके चक्कर में तराई क्षेत्र के जंगलों को बड़े तौर पर काटा जा चुका है। ठीक है ना? तो याद रखना इसे भी। तीसरा, अब देखिए इस क्षेत्र में आपको दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी देखने को मिल जाएगा। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ। दो तो हमने देख लिया। कौन कौन सा देखा? भाबर देखा, तराई देखा। आधा दर तराई। पुराने जलोढ़ से बना हुआ नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते पुराने जलोढ़ वाले मैदान है। ठीक है। नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर होते हैं, वेदिका जैसी आकृति दिखाते हैं। ये अपने आप को बांगर बोलते हैं, भांगर या बांगर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इस क्षेत्र की मृदा में क्या पाए जाते हैं? तो इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप मिलते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बोला जाता है कंकड़। इसके अलावा बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेप को क्या कहा जाता है? खादर। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता रहता है, इसलिए उपजाऊ रहते हैं। गहन खेती भी यहाँ पे की जाती है, नमी भी बरकरार रहती है। तो चार भाग कौन कौन से हो गए? सबसे उत्तर में भाबर है, सॉरी भाबर है, उसके बाद तराई है, फिर आपका आएगा कौन सा? बांगर, फिर आएगा खादर। ठीक है। ये जंगली क्षेत्र है, इसमें खूब सारे जंगल मिलेंगे आपको, याद रखना। ठीक है। इसको नवीन जलोढ़ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़। ठीक है, चलिए
ये हमें याद रखने हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, पुराने क्रिस्टलीय, देखिए भाई, क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। गोंडवाना भूमि के टूटने से अपवाह के कारण बना हुआ था ये, और यही कारण है ये प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। गोंडवाना जब टूटा, गोंडवाना भूमि टूटी थी, तो उसी से इसका निर्माण हुआ अपवाह के चलते। इस पठारी भाग में चौड़ी छिछली घाटियां, गोलाकार पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में इस पठार के दो भाग हैं, एक है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। नर्मदा के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भाग में फैला है, वो है मध्य उच्च भूमि। ठीक है, मालवा का पठार मध्य उच्च भूमि में, ज्यादातर एरिया में मालवा का पठार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होगा मध्य उच्च भूमि। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा, उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है, याद रखना। अरे यहाँ पे दिखाया था ना भाई, देखो ना, ये है मालवा पठार है। ये विंध्य श्रृंखला इसके कहाँ है, दक्षिण में ना है, सतपुड़ा में सतपुड़ा ना है। हाँ जी। उत्तर जी पश्चिम जी में आपका अरावली इसके दिख रहा है ना, जी उत्तर पश्चिम में अरावली दिख रहा है। तो यही चीजें बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ चलिए, पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इन नदियों के बहने का क्रम भी पता होना चाहिए, कैसे बहती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट असर्शन के रूप में प्रश्न भी हो सकता है, कथन और कारण के रूप में प्रश्न भी हो सकता है। प्रश्न कैसा हो सकता है, मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, है ना। कारण हो सकता है क्योंकि इसका ढाल कैसे है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बना हुआ है। बात खत्म है। ठीक है, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है, पूर्व में संकीर्ण है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस पठार के पूर्वी विस्तार को क्या बोलेंगे, बुंदेलखंड बोलेंगे और बघेलखंड बोलेंगे। मध्य उच्च भूमि का जो पूर्वी विस्तार है उसे स्थानीय रूप से बुंदेलखंड भी बोला जाता है, बघेलखंड भी बोला जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। इसका और पूर्वी अगर विस्तार देखा जाएगा तो वो दामोदर नदी द्वारा अपवाहित जो छोटा नागपुर पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार भी मध्य उच्च भूमि का सुदूर पूर्वी विस्तार है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा श्रृंखला है। चौड़े आधार पर क्या है, सतपुड़ा श्रृंखला है। जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। कौन कौन से, महादेव, कैमूर पहाड़ी, मैकाल श्रृंखला पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है, दक्षिण का पठार कहाँ है, पश्चिम में ऊंचा है और पूरब की ओर कम ढाल वाला है। पश्चिम में ऊंचा है, पूरब की ओर कम ढाल वाला है, और यही कारण भी है ज्यादातर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो कहाँ गिरती हैं, जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है ना। लेकिन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से जो नदियां निकलती हैं वो पश्चिमी ढाल के सहारे होते हुए अरब सागर में ही गिरती है। छोटी मोटी नदियां हैं कई सारी, हम लोग कई सारी छोटी मोटी नदियों के नाम भी आपको बता रखे हैं पुरानी वाली एनसीईआरटी में, पुरानी वाली एनसीईआरटी जो पढ़ाई। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है जिसे बोलते हैं मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार, उत्तर कचार पहाड़। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का ही हिस्सा है जो मेघालय का पठार है, कार्बी एंगलोंग का पठार है। ठीक है ना, यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो खासी जयंतियां हैं, इसी का हिस्सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मालदा भ्रंश है, इस भ्रंश का नाम क्या है,
मालदा भ्रंश। ठीक है। सर तो मालदा मालदा गैप सर, जो पूरब में है वो है सर ना, हाँ, तो मेघालय से। मालदा गैप के द्वारा ही तो मेघालय का पठार या कार्बी एंगलोंग का पठार, उत्तर कचार का पठार या पहाड़ जो है वो छोटा नागपुर पठार से अलग हुआ है। ठीक है। दक्षिण के जी पठार सर। के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर पूर्वी और पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर है, ये आपको पता होगा, ये तो नॉर्मल है भाई। वे सतत हैं। कौन सतत हैं? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कैसे भाई? सतत हैं। इनको पार करने के लिए क्या है, दर्रों से ही पार किया जा सकता। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, इनकी स्थिति हमें देखनी है। कहाँ पर है ये देख लेना। वैसे बता दे रहे हैं, थाल घाट और भोर घाट आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, महाराष्ट्र वाले एरिया में, जबकि पाल घाट आपको मिलेगा केरल के क्षेत्र में। ठीक है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा भी है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा भी है, ये भी पता होना चाहिए। पूर्वी घाट का जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी तक है। और पूर्वी घाट का विस्तार कैसा है? सतत नहीं है भाई, कटा फटा है। नदियां जो बंगाल की खाड़ी में आके गिर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, पूर्वी घाट के तटों को काट रखा है। ये अनियमित हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, ऊंचे हैं, अच्छी खासी ऊंचाई भी है। ये वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न नामों से भी जानते हैं, स्थानीय नामों से। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई देखी जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, लेकिन दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती जाती है। ठीक है। इस भाग के शिखर कौन कौन से हैं? तो इस भाग में देखेंगे पश्चिमी घाट में अनायमुडी आपको मिल जाएगा, डोडा बेट्टा आपको मिल जाएगा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ पर है? उड़ीसा में आपको देखने को मिल जाएगा। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में आपको मिलेगा शिवराय पहाड़ी, जावदी की पहाड़ियाँ। उदगमंडलम, उदगमंडलम एक है जिसको हम ऊटी भी कहते हैं। और कोडाइकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति हमको मानचित्र में देखनी है। ठीक है ना, इन सबको आप पता करना। प्रादीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी भी है। प्रादीपीय पठार में काली मिट्टी मिलती है, जिसको हम दक्कन ट्रैप बोलते हैं। काली मिट्टी के और भी नाम हैं, जैसे, ठीक है, सर। इसकी उत्पत्ति हुई कैसे? इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई, इसलिए ये शैल कौन सी है? आग्नेय शैल है। इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, समय के साथ इन शैलों का अपर्दन हुआ और इनसे बनी है काली मिट्टी। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम उत्तर पश्चिम किनारे पर हैं। अरावली पहाड़ी कहाँ है? प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में। ये बहुत अधिक अपर्दित और खंडित पहाड़ियाँ, जो अरावली की पहाड़ियाँ कैसी भाई? बहुत अधिक अपर्दित हैं, खंडित भी हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। भारतीय मरुस्थल की भी बात कर लें। भारतीय मरुस्थल, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, ये भी बात पता होनी चाहिए। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं, बारिश के मौसम में। उसके बाद वो बालू में ही विलीन हो जाती। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी है उस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी। बरकान, बरकान क्या है भाई? अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर देखने को मिलेगा हमको, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। ठीक है, तो लंबवत टीले हमको भारत पाकिस्तान सीमा में पाए जाएंगे। बरकान जैसा क्षेत्र हमको इसके बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है ना। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। जैसलमेर में आप बरकान के समूह देख लेंगे। तटीय मैदान की बात करें, प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे कैसे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है।
ये ध्यान रखना है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक फैले हुए हैं तटीय मैदान हमारे। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच में है। पश्चिमी तट कहाँ है? पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है। कैसा है? संकीर्ण मैदान के रूप में है। ध्यान रखना इसे। इसको 3 भागों में बाँटेंगे। तट का उत्तरी भाग है कोंकण, मुंबई और गोवा वाला एरिया है। मध्य भाग को बोलते हैं कन्नड़, ठीक है। दक्षिणी भाग को बोलते हैं मालाबार तट। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान कैसा है? बंगाल की खाड़ी के साथ जो विस्तृत मैदान वो चौड़ा है, समतल भी है। उत्तरी भाग में इसको उत्तरी सरकार कहते हैं, दक्षिणी भाग है कोरोमंडल। बड़ी बड़ी नदियां यहाँ पे महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट की विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पर चिल्का झील भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। केरल के द्वीप समूह की बात कर लें। आप पहले देख चुके हैं कि भारत का, अच्छा ये देख लो, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। पेपर में भी पूछा गया है। पहले भी देख चुके हैं, भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अलावा भारत में 2 द्वीपों का समूह भी है। क्या आप इनके नाम जानते हैं? इन्हें पहचान सकते हैं? तो केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का समूह छोटे प्रवाल से बना हुआ, जो लक्षद्वीप है छोटे प्रवाल से बना हुआ है। पहले इनको लकाद्वीप भी कहते थे, मिनिकॉय कहते थे, अमीन द्वीप भी कहते थे। इसके ये सारे पुराने नाम हैं। और 1973 में क्या किया गया? इनका नाम रखा गया लक्षद्वीप। 32 वर्ग किलोमीटर का छोटा सा क्षेत्र है इनका। कवरत्ती इनकी राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी, मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप और जंतु के बहुत सारे प्रकार मिलते। पिटली द्वीप है यहाँ पे, जहाँ मनुष्य नहीं है वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। ये पेपर में पूछा गया, ये पिटाली द्वीप के बारे में पूछा गया है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दिया जाए तो ये अंडमान निकोबार हैं। द्वीप समूह आकार में कैसे हैं? बड़े संख्या में बहुल हैं, बिखरे हुए हैं। द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। माना जाता है कि द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों से बने के शिखर हैं। कैसे हैं? निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। निमज्जित का मतलब होता है, मान लीजिए कोई पर्वत है, जलीय समुद्री पर्वत है, ऐसे हो रहा होगा ये, ऐसे करके, ठीक है। इस क्या हुआ, ये जैसे जैसे ऊपर आता गया ये छटता चला गया, कटता चला गया, घिसता चला गया। घिसते घिसते क्या हुआ, ये एक समतल रूप ले लिया इसने, अब ये द्वीप का निर्माण हो गया, ठीक है। और यस सर। जलीय क्षेत्र से बाहर दिखने के बाद ही ऐसा हुआ है, अंदर में कुछ नहीं हुआ है, ये बात याद रखो। निमज्जित का मतलब ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप हैं। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। यहाँ घने वन जंगल से, ये घने जंगल से आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, जिसका नाम है बैरन, है ना। विभिन्न भू-आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता, परंतु ये स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल और वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। उत्तरी मैदान क्या है? देश के अन्न भंडार है। इनसे प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास को आधार मिला था, उत्तरी मैदान से ही। पठारी भाग खनिजों के भंडार है। पठारी भाग क्या है? खनिजों के भंडार है, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्यान और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान। इस प्रकार देश की विविधता, भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं भी क्या करती हैं? प्रदान करती हैं। इसमें देख सकते हैं कि स्थानीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो पूर्वांचल नाम है। पूर्वांचल। पूर्वांचल। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कौन सी है? कोंकण। कोंकण है कि कन्नड़ है? कन्नड़ होगा सर, कोंकण तो इधर होगा। कन्नड़ होगा। कन्नड़ है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी 1500 मीटर ऊंचा है, उड़ीसा में स्थित है, ये भी याद रखने की जरूरत है।
भाबर क्या है? हिमालय के 3 प्रमुख विभाग। उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? अरावली विंध्याचल श्रेणी में कौन से पठार पाए जाते हैं? ये सारे प्रश्न हो गए। ठीक है, अब हो गए ये वाला चैप्टर भी समाप्त।